गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में बेटा हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट 4 करेंगे। सभी बच्चों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, पहले के 3 पार्ट देखने के बाद ही पार्ट 4 ट्राई करें, अदरवाइज सीधा पार्ट 4 ना देखें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। जरा पार्टी की लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में लिखो केस स्टडी। इस पार्ट से केस स्टडी ज़्यादा आती है बेटा, इस पार्ट से केस स्टडी ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लीजिएगा केस स्टडी पार्ट। फर्स्ट है कैपेसिटी। जब कैपेसिटी की बात आए तो ये कहीं ना कहीं इशारा होता है अनसाउंड माइंड और माइनर की तरफ। अनसाउंड माइंड की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे माइनर की। इस माइनर का लफड़ा बेटा पूरे कंपनी लॉ और पूरे अदर लॉ में कुछ अलग ही है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी माइनर का पार्ट है। क्या पार्ट है? अगर माइनर को पैसे मिलने हैं तो माइनर पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर माइनर को पैसे देने हैं तो आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। एक लाइन में बोलूँ, माइनर सबको बाइंड कर सकता है, सभी पार्टीज़ को बाइंड कर सकता है, लेकिन सभी मिलकर भी माइनर को बाउंड नहीं कर सकते। ये था कैपेसिटी टू इनकर लाइबिलिटीज़ के अंदर। ये सेक्शन 26 बनाया स्पेसिफिकली माइनर के लिए। इट में बी नोटेड दैट एक माइनर वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका वो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं कर सकता है, सालों में लिखा गया है। लेकिन अगर उसका फेवर अगर होना है, उसने बिल ड्रॉ किया, उसको पैसे मिलने हैं, तो माइनर को पैसे मिल के रहेंगे। लेकिन अगर उसको बिल पे करने हैं तो उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। लिखा गया 4th लाइन में, ही इज़ नॉट लाइबल टू एनी इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 26 कैटेगरिकली एक्सक्लूड कर देता है माइनर की लाइबिलिटी बाय स्टेटिंग दैट, क्या बोलता है, माइनर बाइंड ऑल पार्टी। माइनर सबको बाइंड कर देगा एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद बाउंड नहीं होगा। क्या गजब की पावर दे रखी किसको? माइनर को। लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट, बड़े ध्यान से समझना जो मैं एजेंट के बारे में बोलूँगा। नॉर्मली जो एजेंट काम करता है उसके लिए लाइबल कौन माना जाता है? प्रिंसिपल। बहुत सारे बंदे बेटा बिजनेस करने के लिए खुद बिजनेस नहीं करते, एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। एजेंट को बिजनेस के लिए अपॉइंट करना वो बिजनेस के सारे काम कर सकता है, लेकिन ये जनरल पावर के अंदर स्पेशल पावर नहीं आती। सारे काम करने का मतलब ये नहीं है वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे ड्रॉ करे और उनको एंडोर्स करे, तो वो बिल्स एंडोर्स नहीं करता, ये कर सकता, ये उसकी जनरल पावर में नहीं आता। लेकिन अगर उसने फिर भी पावर के बाहर जाके बिल्स को एंडोर्स किया है तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होता, एजेंट पर्सनल लाइबल हो जाता है। लेकिन स्पेशल केस में प्रिंसिपल की परमिशन के साथ उसने मेंशन भी कर दिया है, मैं एज एजेंट यहाँ पे साइन कर रहा हूँ और मेरे किए गए इस काम के लिए मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, मेरे किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, तो यहाँ पे एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी एस्केप हो जाएगी, फिर प्रिंसिपल ही लाइबल माना जाएगा। नटशेल में क्या बोलेंगे, बिजनेस की सारी पावर होने के बावजूद नॉर्मली एंडोर्स करने की पावर एजेंट के पास नहीं आती। फिर भी एजेंट बिना पावर के एंडोर्स कर देता है तो जो एजेंट होता है वो पर्सनल लाइबल होता है। लेकिन अगर वो साइन करता है एज एजेंट कैपेसिटी और परमिशन के साथ तो फिर प्रिंसिपल ही लाइबल माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके ऊपर बिल लिखा गया उसकी डेथ हो गई, जिसके ऊपर बिल लिखा गया था उस बंदे की डेथ हो गई, उस बंदे ने साइन भी कर रखे थे, सर अब क्या होगा, क्या हमारे पैसे आएंगे? वही लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उसके बच्चों के ऊपर। बच्चों को बोला जाता है बेटा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ध्यान दे बेटा, यहाँ की स्टडी क्या बनती है, बच्चा उतने तक ही लाइबल होते हैं। बच्चे समझते हैं ना, उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं, बच्चे जरूरी नहीं कि छोटा बच्चा होना जरूरी है, जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं, वाली वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो उतने तक के लिए लाइबल होंगे जितना उनके पास एसेट छोड़ के गए हैं। बिल के अंदर कर्ज है 1 लाख रुपए, लेकिन एसेट छोड़ के गए हैं माँ बाप, उसका बाप जो था वो एसेट छोड़ के गया है 40,000 रुपये की, तो बच्चे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लाइबल हैं 40,000 रुपये तक का है। स्पेशल केस मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होते हैं लेकिन उतने तक ही लाइबल होते हैं जितने उनके पास एसेट्स का वैल्यू होती है, एसेट से ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होते। तीसरा लाइबिलिटी ऑफ ड्रोवर। फटाफट बताओ बेटा, ड्रोवर कौन होता है? बिल लिखने वाला ड्रोवर होता है। तो ड्रोवर की तो लाइबिलिटी होती ही नहीं। लाइबिलिटी किसकी होती है? ड्रॉई की होती है। ड्रॉई जिसके ऊपर बिल लिखा गया है उसकी होती है प्राइमरी लाइबिलिटी। वेद सोनी ने बिल लिखा, गर्वित के ऊपर लिखा, गर्वित का बन गया बीपी, वेद सोनी का क्या बन गया? बीआर। फटाफट देखो, वेद है बिल लिखने वाला तो मेरे को पैसे मिलेंगे, जिसके ऊपर बिल लिखा गया गर्वित के ऊपर बिल पे कौन करेगा? गर्वित करेगा। तो गर्वित की है प्राइमरी लाइबिलिटी, बिल पे करना किसको पड़ता है? ड्रॉई को। लेकिन अगर इस बीआर को मैंने एंडोर्स कर दिया किसी और को, वेद सोनी ने ये बिल किसी और को दे दिया, बीआर को एंडोर्स कर दिया, मान लो नेहा को, और ड्यू डेट पे मान लो गर्वित पेमेंट नहीं करता, तो अगर गर्वित पेमेंट नहीं करता तो नेहा वेद सोनी को पकड़ेगी, सर मैंने बिल आपसे लिया था, आप इसकी पेमेंट कीजिएगा। इट मीन्स वी कैन से ड्रॉई की होती है प्राइमरी लाइबिलिटी। लेकिन कल को अगर ड्रॉई पेमेंट ना करे और बिल एंडोर्समेंट का है, केस एंडोर्समेंट का है, बिल सेल कर रखा है, तो ड्रोअर की लाइबिलिटी आ जाती है सेकेंडरी लाइबिलिटी।
लेकिन ड्रोअर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, कंडीशनल होती है। ड्रोअर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब ड्रोई पेमेंट ना करता हो। समझ गए? वेद सोनी ने बिल लिखा गर्वित के ऊपर। गर्वित कौन है? ड्रोई। वेद सोनी कौन है? ड्रोअर। लायबिलिटी किसकी? प्राइमरी। पहले किस पेमेंट किसको करनी? गर्वित को। अगर वेद सोनी ने बिल किसी को एंडोर्स कर दिया तो सामने वाली पार्टी ड्यू डेट पे पैसा मांगेगी। अगर गर्वित ने पैसा दे दिया तो ओके, अदरवाइज वेद सोनी को पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो वेद सोनी कौन था? ड्रोअर। उसकी लायबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? सेकेंडरी। केस बना के समझना है। ओवर हो गया लायबिलिटी ऑफ ड्रोअर। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई बैंक ऑफ चेक। चेक हमेशा किस पे लिखा जाता है बेटा? बैंक पे लिखा जाता है। हालांकि उस बैंक के अंदर अकाउंट हमारा ही होता है। बैंक तो तभी पेमेंट करेगा जब अकाउंट में पैसे होंगे, अदरवाइज बिल क्या हो जाएगा? डिसओनर। तो सर बैंक की लायबिलिटी क्यों? एक केस में बैंक भी लायबल होता है। अगर मेरे अकाउंट में पेमेंट थे, बड़े ध्यान से समझना बेटा, मैं केस स्टडी का क्रक्स बोल रहा हूँ ताकि रटना ना पड़े। अगर मैंने चेक काट के दिया, मेरे बैंक में पैसे भी थे, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट पैसा है, लेकिन स्टिल बैंकर ने नेग्लिजेंस बरतते हुए, लापरवाही बरतते हुए मेरा चेक डिसओनर कर दिया। फटाफट बताएं इस केस में क्या मैं लायबल या बैंक लायबल? बैंक लायबल जी। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ कस्टमर चेक। आपको याद होगा जब हम सीपीटी आपने सी फाउंडेशन किया होगा तो वहाँ पे विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस आते थे। प्यूनिटिव या विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जिसमें चेक का अमाउंट जितना छोटा होता था पेनल्टी उतनी ज़्यादा बड़ी होती थी। उसमें क्या होता था? वो यही तो केस है, जब बैंकर लापरवाही से रॉन्गफुल आपके चेक को डिसऑनर कर देता है तो जितने छोटे अमाउंट का चेक होगा उतनी ज़्यादा पेनल्टी बैंक को भरनी पड़ेगी। तो ये थी बैंक की लायबिलिटी के बारे में बात। अब वो कहते हैं लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का केस होता है बेटा, ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन प्रोमिसरी नोट होता है, लायबिलिटी किसी होती है? मेकर की होती है। मेकर कौन? जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोअर लायबल नहीं होता, ड्रॉई लायबल होता है, और प्रोमिसरी नोट में पेयर मतलब मेकर लायबल होता है। तो इनकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल डेटर होते हैं, इनको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। ये बात यहाँ पे बता रखी है। सर एक बात बताओ, मेकर की लायबिलिटी कौन सी होती है? मैंने कहा प्रिंसिपल लायबिलिटी होती है। मेकर कौन होता है? प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला। सर बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है, एक ड्रोअर और एक ड्रॉई। ड्रॉई जब बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर बन जाता है, तो एक्सेप्टर की तो लायबिलिटी होती है प्राइमरी, लेकिन ड्रोअर की लायबिलिटी होती है सेकेंडरी। और ड्रोअर की लायबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब एक्सेप्टर अपनी लायबिलिटी विड्रॉ कर लेता है। जो ऊपर बातें बताई गई थी उसको रिपीट में यहाँ डाला गया है। नेचर ऑफ श्योरिटी शिप। सर ये क्या मामला है? ये शिप का मतलब बेटा एक जहाज जिसके अंदर बहुत सारी पार्टी चढ़ी हुई हैं। जहाज का तो वैसे नाम ले दिया, मैं आपको बता दूं। वेद सोनी ने बिल लिखा गर्वित के ऊपर, गर्वित ने बिल एक्सेप्ट करके मेरे को वापस दे दिया। इसका बन गया बीपी, मेरा बन गया बीआर। इस बीआर को मैंने दे दिया नेहा को, नेहा ने बेच दिया अर्चना को, अर्चना बेच दिया शीतल को, शीतल ने बेच दिया गुंजन को, गुंजन ने बेच दिया गर्वित को, सॉरी किसी और पार्टी को। ऐसे चेन चल रही है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। ऐसे बीआर बेटा मल्टीपल टाइम एंडोर्स हो सकते हैं। जब तक पेमेंट की डेट नहीं आती है तब तक बिल क्या हो सकते हैं? मल्टीपल टाइम एंडोर्स हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। जब भी कोई नई पार्टी आती है उसको बिल एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अब ध्यान सुनना, ये बात पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चलेगी। अगर नई पार्टी उसके ऊपर कोई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देती है, होता यूं का यूं स्वीकार करना होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई शर्त लगाती है और सामने वाला उस शर्त की हाँ भर लेता है, क्या भर लेता है? हाँ भर लेता है, तो पुरानी पार्टी से पूछना होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिल एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है 48 आवर का। कितने आवर का? नॉर्मली टाइम कितना होता है ड्रॉई के पास बिल एक्सेप्ट करने का? 48 आवर का टाइम होता है। तो 48 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जा सकता। लेकिन सामने वाले ने 50 आवर का टाइम मांगा और हमने फिर भी इसको दे दिया, तो हमने क्या किया बेटा? तो कुछ एक्स्ट्रा मामला किया। अब ये देखना पड़ेगा प्रायर पार्टी, जितनी प्रायर पार्टी है वो इस चीज़ पे हाँ करती हैं या ना करती हैं। अगर प्रायर पार्टी इस वेरिएशन पे, जो वेरिएशन मैंने किया, अगर प्रायर पार्टी इस वेरिएशन पे एसेंट तो देती है तो वो लायबल हो जाएंगी, और वो डिसेंट मना कर देती है तो डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज। अब ये बात पल्ले गांठ मार लो बेटा। पूरी चेन के अंदर जब भी कोई नई चीज़ आती है तो नई चीज़ आती है, जो प्रायर पार्टी जितनी भी चेन के अंदर पुराने बंदे हैं या तो उस पर हाँ करेंगे या उस पर ना करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो लायबल और ना करेंगे तो डिस्चार्ज। दैट्स इट। कोई नई चीज़ बिल के अंदर डाल दी, पुरानी पार्टी से पूछना पड़ेगा हाँ भाई एग्री है डिसएग्री है। अगर एग्री हो गई तो लायबल, डिसएग्री होगी तो वो क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे बेटा, क्योंकि आपने उनसे बिना पूछे काम कर लिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसको श्योरिटीशिप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक केस दिखाया, केस बताया गया है कि अगर कोई बंदा किसी पार्टी को रिलीज़ करता है, 6 पार्टी की चेन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई बंदा किसी पर्टिकुलर पार्टी को रिलीज़ करता है कि मैं तेरे को, तो बेटा उसको बाकियों को रिलीज़ करने के लिए, बाकियों के लिए लिखना पड़ेगा, बाकी पार्टीज़ के लिए मैं अपने राइट रिजर्व करता हूं, मैं उनको फ्री नहीं कर रहा। अगर आप किसी एक पार्टी को डिस्चार्ज करते हैं और बाकी पार्टियों से नहीं पूछते तो बाकी पार्टी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी। अब इसको पढ़ के देखना, फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से आप
व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे पूछ सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर लाइबिलिटी, इसको पढ़ते हैं एक बार। वेयर द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिस बंदे के पास वो बिल था, होल्डर था, विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडोर्सर। बेटा एक होता है इंडोर्सर जिसने बिल बेचा, एक होता है इंडोर्सर जिसके पास बिल आया। जिसके पास बिल आया है वो बिना इंडोर्सर से पूछे उसके राइट्स में तोड़ मरोड़ करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसके राइट्स को, उसके राइट कोर्स ऑफ एक्शंस को खत्म कर देता है, प्रायर पार्टी के राइट्स के साथ छेड़छाड़ करता है। जब भी ऐसा होगा, इंडोर्सर इज ए डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी, एंडोर्सर डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, 70 बार ये बात रिपीट होगी। कुछ भी वेरिएशन होगा, कोई भी राइट्स के अंदर चेंज आएगा, या तो एसेंट देंगे या डिसेंट देंगे। अगर बिना पूछे काम होगा तो प्रायर पार्टीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। ओवर। 41, 42, 43 तीनों पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करना, तीनों के ऊपर अलग अलग केस स्टडी है। 41, 42, 43 तीनों पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करना, तीनों पे अलग अलग केस स्टडी है। 43 सबसे पहले सिखा देता हूँ। लाइबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रोन एटसेट्रा विदाउट कंसीडरेशन। सर बिल्स हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं, ये सभी तो फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा कुछ बिल अकोमोडेट करने के लिए दी जाते हैं, सहायता के लिए बिल लिख दी जाते हैं। मैंने गर्वित के ऊपर मैंने कहा मैं तेरे ऊपर बिल लिख रहा हूँ, तो गर्वित ने कहा सर मैंने तो आपसे कोई सामान नहीं ले रखा, मैंने तो पैसे ही नहीं देने। मैंने कहा अरे यार मैं तेरे ऊपर बिल लिख देता, तू जस्ट एक्सेप्ट कर लियो। तो एक्सेप्ट कर लेगा तो तेरा बीपी बन जाएगा, मेरा बीआर बन जाएगा। इस बीआर को मैं एंडोर्स कर दूंगा, पेमेंट बाद में मैं ही कर दूंगा। ये सहायता के लिए बोलते हैं बिल लिखे जाना। गर्वित ने मेरी मदद करने के लिए बिल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वास्तव में तो उसको कोई पेमेंट करनी नहीं थी। ये है अकोमोडेटिंग पार्टी, जो फॉर कंसिडरेशन नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था, सिर्फ सहायता के लिए बिल लिखा गया था। ड्यू डेट पे गर्वित ने पेमेंट करी ही नहीं। ड्यू डेट पे गर्वित अगर पेमेंट नहीं करेगा तो क्या वेद सोनी गर्वित के खिलाफ केस करके पेमेंट रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। बताओ क्यों? क्योंकि ये बिल फॉर कंसिडरेशन नहीं था। एक पार्टी होती है एकोमोडेटिंग पार्टी, जिसकी मदद हो रही है। एक पार्टी होती है एकोमोडेटेड पार्टी, जो मदद कर रहा है। मदद कौन कर रहा था? गर्वित। मदद किसकी हो रही है? वेद सोनी की। वेद सोनी ने उस बीआर को आगे अगर एंडोर्स कर दिया और कल को गर्वित पेमेंट नहीं करेगा तो वेद सोनी को ही पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्वित तो यहाँ पार्टी बनाया गया था सिर्फ मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए। इसको अकोमोडेटेड बिल बोला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जिस बंदे ने बिल एक्सेप्ट किया होता है उसको पेमेंट करनी होती है। लेकिन कब होता है बेटा वो केस? जब वो बिल फॉर कंसिडरेशन होता है। यहाँ पे कंसिडरेशन तो था ही नहीं। सहायता के लिए जब भी कोई बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसमें किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलता। वेद सोनी अपने करे के लिए खुद जिम्मेवार होगा और उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या आपको केस समझ में आ गया? एन इंस्ट्रूमेंट जो मेड किया गया, ड्रोन किया गया, एक्सेप्ट किया गया, एंडोर्स किया गया, ट्रांसफर किया गया, कुछ भी हो, लेकिन वर्ड अगर पेपर में तुम्हें दिख जाए विदाउट कंसिडरेशन, क्या वर्ड दिख जाए? विदाउट कंसिडरेशन, तो आगे देखिए क्या लिख रखा है, क्रिएट नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट। यहाँ ऑब्लिगेशन की पेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती बिटवीन द पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। ओके सर जी। सेक्शन 42 बताता हूँ। लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ड्रॉन इन ए फिक्टिशियस नेम। वेद सोनी ने बिल ड्रॉ किया, गर्वित के ऊपर बिल ड्रॉ किया। गर्वित ने मेरे से सामान ले रखा था उधार में, मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। इसका क्या बन गया? बीपी। मेरा क्या बन गया? बीआर। लेकिन अगर मैंने मेरे साइन वहाँ पे नहीं किए, अगर ड्रॉवर के साइन वहाँ पे फिक्टिशियस हैं, मैंने वहाँ पे मेरे साइन ना करके किसी और के साइन कर दिए, ध्यान से सोचो, लो की इंटेंशन देखो। गर्वित को इसके बाद से क्या मतलब साइन वेद सोनी के या नहीं है? तूने सामान ले रखा है, तुझे तो पेमेंट करनी पड़ेगी भाई। मेरे साइन गलती में गलत हो गए हैं, या किसी बाय मिस्टेक मेरे से किसी और के हो गए हैं, या मैंने जानबूझ के किसी और के कर दिए हैं, तुझे क्या मतलब है? तुझे तो पहले भी पेमेंट करनी थी, तुझे तो आज भी पेमेंट करनी है। तो हमारा लोग क्या बोलता है, जो ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ड्रॉवर ने सिग्नेचर अपने किए हैं किसी और के किए हैं। उसका काम पेमेंट करने का है, वो पहले भी था और वो आज भी करेगा। वो कल को ये नहीं कह सकता कि ड्रॉवर ने फिक्टिशियस साइन कर रखी है तो मैं पेमेंट क्यों करूँ। ये मैंने केस स्टडी का आंसर आपको दे दिया, तो भावनाओं में ना जाएं, जैसा आंसर मैंने दिया है वैसा ही आंसर बता दें। 43 हो गया, 42 हो गया, 41 क्या बोलता है? ए बिल मे बी एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर एंडोर्समेंट बाय पे। एन एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी एंडोर्स्ड इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम लाइबिलिटी बाय रीजन दैट सच एंडोर्समेंट इज फोर्स्ड। इसकी लैंग्वेज टेक्निकली आपको समझ में नहीं आएगी, इसका भाव मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोलना चाहता है। ए ने बिल बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। ई होल्डर फॉर कंसिडरेशन है, एचडीसी मान लो। ई क्या है? एचडीसी। और आप शायद आप लोगों को पता होगा एचडीसी कैसे बनता है, फॉर कंसिडरेशन बिफोर मेच्योरिटी एंड गुड फेथ। अब एचडीसी के पास एक राइट होता है, वो जिस पार्टी से चाहे उस पार्टी से पैसा रिकवर कर सकता है, उसको कोई पार्टी मना नहीं कर सकती। अब बीच में एक पार्टी मान लो सी कहती है ये तो फोर्ज ट्रांसफर था, जो बी ने सी को दिया वो फोर्ज ट्रांसफर था, तो फोर्ज ट्रांसफर है तो आगे मैं फिर क्यों पेमेंट करूं?
तो ध्यान यहाँ पे रहे HDC के अगेंस्ट सबको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रांसफर फोर्स्ड क्यों ना हो। कंडीशन है बस HDC को उस बात का पता नहीं होना चाहिए। ये भाव था सेक्शन 41 का। तो 42 फिक्टिशियस नेम का अगर कॉन्सेप्ट आए तो ड्रोअर का चाहे नाम फिक्टिशियस हो चाहे ना हो, ड्रोई को पेमेंट करनी पड़ती है। अगर सहायता के लिए बिल लिखा गया है विदाउट कंसिडरेशन तो किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलता। मैं गर्वित के ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि गर्वित ने वो बिल सहायता के लिए एक्सेप्ट किया था। यहाँ तक की बात सभी को समझ आ गई बेटा? ओवर। चलिए अब चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन इलीगली। अब यहाँ छोटी सी बात बता बेटा, मेरे पास कोई बिल था बेटा या कोई चेक था, वो मेरे से गुम हो गया, तो क्या मैं उसका डुप्लीकेट बिल ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, लॉ हमें राइट देता है। लेकिन सर अगर मैं ऐसा जानबूझ के करूँ तो जब ओरिजिनल बिल भी अपने पास रख लिया, एक बिल और ड्रॉ करवा लूँ, फिर डबल पेमेंट ले लूँ, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप किसी को डुप्लीकेट बिल जारी करने के लिए बोलेंगे, सामने वाला आपसे सिक्योरिटी के तौर पर एक एफिडेविट भी लेगा, कुछ पैसे भी ले सकता है कि कल को अगर ओरिजिनल पाया गया और उससे मेरे को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। हाँ, तो ऐसा करके आप डुप्लीकेट बिल ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं दे रहा तो आप उसको कंपेल भी कर सकते हैं, हमारा लॉ हमें अलाउड करता है। अगर आप जेन्युइन होल्डर हैं तो आप डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा गया है बिल के अंदर। वेर ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन लॉस्ट बिफोर इट्स ओवर ड्यू। मेच्योरिटी डेट आने से पहले वो बिल आपसे लॉस्ट हो गया। द पर्सन हु वाज द होल्डर ऑफ इट में अप्लाई, जो बंदा होल्डर था वो अप्लाई कर सकता ड्रॉअर को कि सर प्लीज गिव मी टू अनदर बिल ऑफ द सेम टेनर, उसी अवधि का उतने अमाउंट को मुझे एक बिल और दे दीजिए। हाँ, गिविंग सिक्योरिटी टू द ड्रॉअर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर मांगी जाए, वो बंदा विश्वास नहीं कर रखा था, तेरे पास ओरिजिनल भी हो सकता है, मैंने कहा यार तो अपने डैमेज अगर कल को तेरे को हो सकते हैं उसकी सिक्योरिटी ले ले, मैं कल को तेरे को इंडेमनीफाई कर दूंगा। अगर मेरे ओरिजिनल बिल भी मेरे पास है और उसकी वजह से कल को तेरे को नुकसान होगा तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा? इंडेमनीफाई कर दूंगा। बट इफ द ड्रोअर ऑन रिक्वेस्ट एज अफोरसेड रिफ्यूज टू गिव, लेकिन अगर ड्रोअर आपको डुप्लीकेट बिल देने से मना करता है, ही मे कंपेल टू डू सो, आप उसको फोर्स करके अपना बिल ले सकते हैं क्योंकि लॉ हमें राइट देता है। देखो ऊपर हेडिंग भी आता है, होल्डर का राइट होता है टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल, लॉस्ट बिल का डुप्लीकेट वो ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन और अनलॉफुल कंसिडरेशन, अगर फोर्सफुली आप बिल लेते हैं, फ्रॉड करके बिल लेते हैं, कोई किसी का चेक पड़ा था फाड़ के फेंक रखा था, उसको एलफी से दोबारा जोड़ के अपने साइन भर लेते हैं, बेटर ना तो आप होल्डर बनते हैं ना आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हैं। और जब आप होल्डर ही नहीं होते, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होते, जैसे बेटा ए नहीं कोई चेक चुरा लिया वेद सोनी की ड्रॉअर से, उसको वेद सोनी की साइन करने आते थे, उस पर अपना नाम भरा, वेद सोनी की साइन किए और अमाउंट लिख लिया, कल को अगर इस बात का पता लगता है तो ना तो वो होल्डर है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्योंकि उसने उस इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन किया है बाय अनलॉफुल मीन, बाय अनलॉफुल कंसिडरेशन। इसलिए थर्ड पार्टी बोलती है नो पोजेसर, बेशक आपके पास वो चेक रखा हो, नो पोजेसर और एंडोर्सी हु क्लेम थ्रू द पर्सन हु फाउंड सो ऑब्टेन द एंटाइटलमेंट रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन, कुछ भी पार्ट कोई भी राइट आपको नहीं मिलेगा। जी सर। इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड, एक स्पेशल बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो बेटा वो आगे, अब नॉर्मली डिसऑनर होते ही उसकी सर्कल रुक जाता है। एक BR था वो डिसऑनर हो चुका है, उसकी पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक बंदा बोल रहा है भाई साहब मैं इस BR को खरीदने के लिए तैयार हूँ। जब सामने वाला अपने सर पर मौत लेने के लिए तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत है? तो लॉ ने क्या बोल रखा है, डिसऑनर होने के बाद भी अगर कोई बंदा इसको लेने के लिए तैयार है तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में पॉइंट आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल कभी भी डिसऑनर बिल ट्रांसफर नहीं होता, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो थ्योरेटिकल के नज़रिए से इसको देखिएगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये नहीं बोल रहा, ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है इवन आफ्टर डिसऑनर और मेच्योरिटी के बाद भी, डिसऑनर के बाद भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बट द पर्सन ऑब्टेनिंग इट, जो बंदा इसको ले रहा है वो कभी भी, इट कैन नेवर बिकम, चाहे कितना भी जेन्युइन बंदा क्यों ना हो, कभी भी HDC नहीं बन सकता, क्योंकि HDC बनने की कंडीशन थी बेटा, बताओ क्या, बिफोर मेच्योरिटी आपको लेना पड़ता है। चलिए आगे बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सर ये क्या है? जब तक पेमेंट की मेच्योरिटी डेट नहीं आती, आप आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जितनी मर्जी बार नेगोशिएट करना चाहें उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्वालिफिकेशन क्या, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इनफाइनाइट इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब टॉपिक आ गया बेटा प्रेजेंटमेंट का। चलिए वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए प्रेजेंटमेंट के आगे की वीडियो बेटा हम नहीं बनाते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट में बहुत डीप में समझ रहे हैं कि इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।